नमस्कार, खबरों का सिक्सर में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। तो कैसे लखनऊ में डबल डेकर बस हादसे का शिकार हो गए और कैसे पूरी बस आग के गोले में बदल गई, पूरी खबर आगे आपको बताएंगे। साथ ही छठ महापर्व का आज दूसरा दिन है। यूपी के अलग अलग शहरों में कैसे छठ की तैयारी की जा रही है, ये भी आपको रिपोर्ट में बताएंगे। लखनऊ में एक बस दुर्घटना का शिकार हो गई। बस के पहिए से निकली चिंगारी आग लगने की वजह से बताई जा रही है। हालांकि गनीमत ये रही कि चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। सभी यात्री बस से सुरक्षित बाहर निकल गए। हाल ही में कई बस हादसे भी सामने आए हैं, जिनकी तस्वीरें काफी ज्यादा भयावह हैं। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। बार बार लगातार बस में आग। खतरे में यात्रियों की जान। आग का गोला क्यों बन रही बस? अक्टूबर के महीने में एक के बाद एक बस हादसों ने झकझोर कर रख दिया है। जैसलमेर, लखीमपुर खीरी, आंध्र प्रदेश के कुन्नूर के बाद अब लखनऊ में आग ने बस को अपनी चपेट में ले लिया। मंजर बेहद ही खौफनाक था। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ। बस दिल्ली से गोंडा जा रही थी, लेकिन तभी अचानक एक चिंगारी उठने के बाद बस में आग फैलती चली गई। हालांकि गनीमत रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। बस ड्राइवर की सूझबूझ और यात्रियों की तत्परता से सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि चलती बस के पहिए में अचानक आग की लपटें दिखाई दी, जिसने देखते ही देखते पूरी बस को चपेट में ले लिया। इसमें यात्रियों का पूरा सामान भी जल गया। हादसे के पीछे टेक्निकल फॉल्ट माना जा रहा है। असली वजह जांच पड़ताल के बाद ही बाहर आएगी। हादसे के वक्त एक्सप्रेसवे पर अफरा तफरी का माहौल था। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बस में 39 यात्री सवार थे। सभी को बचा लिया गया। सभी यात्रियों को दूसरी बस से उनके घर भेजा गया। दिखाते हैं पूरी ये डबल डेकर बस किस तरीके से जलकर खाक हो गई है। इस बस में जो भी यात्री सवार थे, उनको जो इस बस के चालक थे, उनकी सूझबूझ से बाहर निकाला गया। बस गोंडा जा रही थी। बस के भीतर की स्थिति आप देख सकते हैं, ये अंदर की स्थिति है। इसमें सीट से लगा के सभी कुछ जलकर खाक हो गया और इस बस में जो टायर था बस का, वो टायर फटा और उसके बाद टायर में आग सुलगना शुरू हो गई। हम उस टायर को भी दिखाएंगे। ये पीछे का टायर था और इसमें ये टायर जो पिछला टायर, इस टायर को आप देख सकते हैं। इसी टायर से, ये जो टायर है, इसी टायर से ये टायर फटता है और इसी टायर के फटने से आग लग जाती है। कुछ दिनों पहले लखीमपुर खीरी में भी बस में आग लग गई थी। डबल डेकर एसी बस हादसे का शिकार बनी। कुछ ही मिनटों में बस आग का गोला बन गई। यात्रियों ने खिड़कियों से शीशे तोड़े और कूदकर जान बचाई। इसमें 20 लोग झुलस गए थे। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में बस हादसे में 20 लोगों की जान चली गई थी, जब एक बाइक सड़क पर फिसल गई और वो बस के नीचे आ गई। बाइक के बस के नीचे आने के बाद आग दहक उठी और आग ने धीरे धीरे पूरी बस को अपनी आगोश में ले लिया। इस घटना से ठीक पहले का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया, जिसमें बाइक सवार पेट्रोल पंप पर ईंधन भरवाते हुए देखा गया। बाइक चलाने वाला शख्स उस पर काबू नहीं रख पा रहा था। बारिश के कारण फिसलन होने से बाइक फिसल गई और बड़ा हादसा हो गया। वहीं ये बात भी सामने आई थी कि बस में 234 स्मार्टफोन का पार्सल भी था। जब बस में आग लगी तो जोर के धमाके भी हुए। इसमें स्मार्टफोन की बैटरियां ब्लास्ट हो गईं। ज्यादा हादसों के पीछे लापरवाही बड़ी वजह बनती है। बस का इंटीरियर ऐसा होता है कि उसमें सीटें और सीलिंग फोम और रेक्सीन के बने होते हैं,
जो आग को जल्दी पकड़ते हैं। इलेक्ट्रिक गड़बड़ी होने या शॉर्ट सर्किट जैसी स्थिति में छोटी सी चिंगारी भी बड़ी आग में बदल जाती है। बसों की मेंटेनेंस को लेकर भी सवाल हैं। करीब 2 हफ्ते पहले राजस्थान के जैसलमेर में बस भीषण हादसे का शिकार हो गई थी। इसमें 25 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। यहाँ भी नियमों की धज्जियां उड़ाई गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड। यूपी, बिहार और दूसरे कई जगहों पर सूर्य उपासना का महापर्व छठ मनाया जा रहा है। 4 दिनों तक चलने वाले इस पर्व में श्रद्धालु भक्ति में डूब गए हैं। घाटों पर बड़ी तैयारियां दिख रही हैं। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। चार दिनों तक चलने वाला महापर्व न केवल धार्मिक आस्था बल्कि सामाजिक समरसता का भी प्रतीक है। इससे भी बढ़कर ये प्रकृति से जुड़ाव का संदेश देता है। छठ में व्रती अपने परिवार की सुख शांति और संतान की लंबी उम्र के लिए सूर्य देव और छठी मैया की पूजा करते हैं। यूपी से लेकर बिहार में छठ का पर्व बेहद ही सादगी और पवित्रता के साथ में मनाया जाता है। देवरिया में छठ घाटों पर इंतजाम किए गए हैं। घाटों की साफ सफाई हुई है। जिले के सभी बड़े छठ घाटों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। साथ ही लाइट के लिए भी पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है। वहीं नदी और तालाब के किनारे बैरिकेडिंग भी की जा रही है। आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ कि देखिए छठ व्रत करने वाली जो महिलाएं होती है यहीं से सामान लेती है और देखिए कई प्रकार के जो सीजनल फल हैं वो यहाँ पे लिए जा रहे हैं। पूर्वांचल का एक बहुत अहम त्योहार है और देवरिया का छठ तो वैसे भी विश्व प्रसिद्ध है, तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि एक अच्छी सुविधा लोगों को दी जा सके। सभी घाटों पे साफ सफाई एवं सभी अन्य व्यवस्थाओं का, प्रकाश का, सभी व्यवस्थाओं का हम प्रबंध करा रहे हैं। साथ ही में बैरिकेडिंग, जिससे कहीं कोई सी व्यक्ति के चोट लगने की कोई इस तरह की वारदात ना हो, इस तरह की सभी हम व्यवस्थाएं करा रहे हैं। सोनभद्र में श्रद्धा और उत्साह का माहौल है। घाटों की सफाई के साथ साथ सजावट और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन मुस्तैद है। घाटों की मरम्मत और लाइट व्यवस्था का काम लगभग पूरा हो गया और नगर पंचायतों ने साफ सफाई अभियान चलाकर छठ घाटों को साफ सुथरा बनाया। की आस्था है। हाँ। और क्या आपके सुने कि मन्नत मांगने से पूरा होता है छठ मैया का। गाजियाबाद के हिंडन छठ घाट में तैयारियां पूरी कर ली गई। प्रशासन की तरफ से सुरक्षा और साफ सफाई के पुख्ता इंतजाम किए गए। श्रद्धालु घाटों पर वेदियां सजा चुके हैं। वहीं हिंडन नदी में पानी छोड़ा गया है, जिसमें व्रती महिलाएं सूर्य देव की उपासना करेंगी। जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, वो यहाँ पर माता की वेदी यहाँ बनाते हुए आपको नजर आ जाएंगे। सभी ने यहाँ वेदी बनानी शुरू कर दी है। बीते 2 से 3 दिन से यहाँ लगातार वेदियां बनाई जा रही थी। वहीं नगर निगम की अगर हम बात करें तो नगर निगम द्वारा यहाँ पर अस्थायी तौर पर ये टोटियां लगाई गई हैं कि जो व्रती महिलाएं होंगी या जो पुरुष होंगे वो यहाँ पर नहा सकें। पहले पहिरे हम छठ के बरतिया के लो, पहली बार छठ के बरतिया के लो, भूल चूक करियो माफ छठी मैया, इहे मांगेली आशीर्वाद। हमारी नगर निगम की प्रशासन की पूरी तैयारी है। बहुत भव्य रूप से आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा लगभग 70 ऐसे छठ घाट है जो नगर निगम ने विभिन्न वार्डों में तैयार किए हैं। वहाँ की भी तैयारी बहुत जोरों शोरों से चल रही है, पूरी हो जाएगी। सेल्फी पॉइंट, स्वच्छता का विशेष ध्यान और रात भर सफाई होगी ताकि 28 की सुबह जब 6-7 बजे समापन हो तो इमीडिएट सफाई आपको दिखने लगे। मथुरा के कोयला घाट पर छठ महापर्व को लेकर नगर निगम ने साफ सफाई अभियान चलाया। मिट्टी को समतल किया ताकि घाट पर लोगों को बैठने में कोई असुविधा न हो। छठ के मौके पर बलिया के बाजारों में रौनक है, लेकिन फलों की कीमतें आसमान छू रही हैं। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर पुलिस निगरानी कर रही है। खरना के बाद व्रती महिलाएं 36 घंटे का निर्जला व्रत रखती हैं। तीसरे दिन श्रद्धालु डूबते सूर्य को अर्घ अर्पित करते हैं, जबकि चौथे दिन उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ में व्रत का समापन होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
इटावा सफारी में एक तेंदुआ लापता हो गया। काफी खोजबीन करने के बावजूद उसका पता नहीं चल सका, लेकिन अब वही लापता तेंदुआ वापस लौट आया है। आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। शनिवार को कार्तिक नाम का ये तेंदुआ बाड़े से निकल गया था। कुछ ही पल में वो ऐसा अदृश्य हुआ जिसे कोई नहीं देख पाया, जिसके बाद इटावा सफारी के अंदर हड़कंप मच गया। तेंदुए की काफी खोज खबर की गई, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल पाया। इस घटना ने प्रशासन की सांसें रोक दी थी, लेकिन अब राहत की खबर सामने आई है। तेंदुआ कार्तिक खुद ही लौट आया। सफारी पार्क के अधिकारियों के मुताबिक 12 साल का बुजुर्ग तेंदुआ अचानक बाड़े से बाहर निकल गया था। घटना उस समय हुई जब कार्तिक को कांच के बाड़े में शिफ्ट किया जा रहा था, लेकिन एक तकनीकी चूक के चलते गलत गेट खुल गया और इसके बाद तेंदुआ सफारी में लापता हो गया। सफारी प्रशासन ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। सफारी के अधिकारी और कर्मचारियों की टीम लापता तेंदुए को ढूंढने में शाम तक मशक्कत करती रही। उप निदेशक के नेतृत्व में कर्मचारियों की टीम ने तेंदुए की तलाश में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन तेंदुए का कुछ पता नहीं चला। इसके बाद सभी लोग टेंशन में थे। इस बात का भी डर था कि कहीं तेंदुआ सफारी के बाहर ना चला जाए, लेकिन लापता होने के अगले दिन वो अपनी जगह लौट आया। इसके बाद सफारी प्रशासन ने भी राहत की सांस ली। सफारी प्रशासन के मुताबिक कार्तिक पूरी तरह स्वस्थ है, उसे किसी तरह की चोट नहीं आई। इटावा सफारी कुल 21 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली हुई है। इस वक्त इटावा सफारी में 24 तेंदुए हैं, जिन पर वन्यजीव एक्सपर्ट्स की कड़ी निगरानी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड। बीएसएफ की आंख कान बनने वाले वो श्वान जो दुश्मन की चाल को भांप लेते हैं। बीएसएफ ने भारतीय नस्ल के श्वानों को अपनी K9 यूनिट में शामिल किया है और 31 अक्टूबर के दिन गुजरात में बीएसएफ की विशेष टुकड़ी स्वदेशी K9 यूनिट के साथ में मार्च करेगी। ये दिन बेहद ही खास होने वाला है, क्योंकि इस दिन लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती यानी कि राष्ट्रीय एकता दिवस पड़ रहा है और इस भव्य आयोजन में पीएम मोदी भी शिरकत करेंगे। भारत के इतिहास, संस्कृति और परंपरा में श्वानों को सदैव सम्मान का स्थान मिला है। इसी विरासत को आगे बढ़ाते हुए बीएसएफ ने भारतीय नस्लों को अपनी K9 यूनिट में शामिल किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से शुरू हुई यह पहल 2018 में टेकनपुर के राष्ट्रीय श्वान प्रशिक्षण केंद्र के दौरे से शुरू हुई थी। मिशन था आत्मनिर्भर भारत की सुरक्षा व्यवस्था में स्वदेशी नस्लों की भूमिका बढ़ाना। मैंने देशवासियों के साथ ही अपने सुरक्षा बलों से आग्रह किया था कि वे भारतीय नस्ल के डॉग्स को अपनाएं, क्योंकि वो हमारे परिवेश और परिस्थितियों के अनुरूप ज्यादा आसानी से ढल जाते हैं। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने इस दिशा में काफी सराहनीय प्रयास किए हैं। बीएसएफ और सीआरपीएफ ने अपने दस्तों में भारतीय नस्ल के डॉग्स की संख्या बढ़ाई है। डॉग्स की ट्रेनिंग के लिए बीएसएफ का नेशनल ट्रेनिंग सेंटर ग्वालियर के टेकनपुर में है। यहाँ उत्तर प्रदेश के रामपुर हाउंड, कर्नाटका और महाराष्ट्र के मुधोल हाउंड, इस पर विशेष रूप से फोकस किया जा रहा है। इस सेंटर पर ट्रेनर्स टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की मदद से श्वानों को बेहतर तरीके से ट्रेन कर रहे हैं। बीएसएफ ने इस दिशा में 2 प्रमुख भारतीय नस्लों को शामिल किया है, रामपुर हाउंड और मुधोल हाउंड। भारतीय नस्ल वाले डॉग्स के लिए ट्रेनिंग मैनुअल्स को फिर से लिखा गया है ताकि उनकी यूनिक स्ट्रेंथ्स को सामने लाया जा सके। बेंगलुरु में सीआरपीएफ के डॉग ब्रीडिंग एंड ट्रेनिंग स्कूल में मॉन्ग्रेल्स, मुधोल हाउंड, कोम्बाई और पांडिकोना जैसे भारतीय श्वानों को ट्रेन किया जा रहा है। साथियों, पिछले वर्ष लखनऊ में ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन हुआ था। उस समय रिया नाम की श्वान ने
लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा था। ये एक मुधोल हाउंड है जिसे बीएसएफ ने ट्रेन किया है। रिया ने यहाँ कई फॉरेन ब्रीड्स को पछाड़ते हुए पहला पुरस्कार जीता। साथियों, अब बीएसएफ ने अपने डॉग्स को विदेशी नामों के बजाय भारतीय नाम देने की परंपरा शुरू की है। उत्तर के मैदानों से लेकर दक्कन के पठार तक पले बढ़े ये श्वान अपनी रफ्तार, सहन शक्ति और निष्ठा के लिए जाने जाते हैं। टेकनपुर में मौजूद राष्ट्रीय श्वान प्रशिक्षण केंद्र में इन नस्लों को प्रशिक्षित किया जा रहा है, जहां अब इनकी अपनी स्वदेशी केनाइन लाइन विकसित हो चुकी है। बीएसएफ एकेडमी ने भारतीय नस्ल के मुधोल हाउंड और रामपुर हाउंड का ब्रीडिंग और ट्रेनिंग का प्रोग्राम की शुरुआत की। बीएसएफ ने अभी तक 150 भारतीय नस्ल के डॉग्स को बॉर्डर पे तैनात किया है और ये भारतीय नस्ल के डॉग सीमा सुरक्षा में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। बीएसएफ की ये पहल सिर्फ प्रयोग नहीं बल्कि एक नई शक्ति है। इन भारतीय नस्लों में जबरदस्त फुर्ती, रोग प्रतिरोधक क्षमता और अनुकूलनशीलता जैसी विशेषताएं देश की अलग अलग जलवायु में ये विदेशी नस्लों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रही है। आज 150 से ज्यादा भारतीय नस्लों के श्वान भारत की सुरक्षा के सच्चे प्रहरी बनकर सीमाओं और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तैनात हैं। विदेशी जो नस्लें थी वो चाहे काफ़ी जनरेशन से हिंदुस्तान में थीं, लेकिन बेसिकली वो बाहर के माहौल के हिसाब से डेवलप की हुई नस्लें थीं। और जो भारतीय नस्लें हैं वो हमारे मौसम के लिए सदियों से अनुकूल रही हैं। तो हमने अपनी रिसर्च शुरू की और हमने ये पाया कि पेरेंट जनरेशन को सिर्फ स्टडी पे रखा। इसके बाद जो नेक्स्ट फिर हमने ब्रीडिंग अपना प्रजनन का इनका एक कार्यक्रम बनाया जो वैज्ञानिक प्रजनन था। उसमें जो सेकंड जनरेशन हमारे पास आई उसको हमने सिर्फ ह्यूमन सोशलाइजेशन तक रखा। 2024 की अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट में बीएसएफ की रिया, एक मुधोल हाउंड ने इतिहास रच दिया। 116 विदेशी नस्लों को पछाड़कर उसने डॉग ऑफ द मीट और सर्वश्रेष्ठ ट्रैकर ट्रेड डॉग दोनों ही खिताब जीते। ये सिर्फ एक उपलब्धि नहीं थी, ये संदेश था कि स्वदेशी नस्लें अब हर मोर्चे पर सक्षम है। जो मेरे साथ मेरी श्वान है, श्वान का नाम रिया है। ये मुधोल फीमेल हाउंड है। स्टार्टिंग में स्वदेशी श्वान जैसे और जो श्वान थे वैसे सर ये थी जैसे लीज खोल दिया, श्वान भाग गया तो भाग के जाएगा कहाँ, घूम फिर के वापस आता है। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी एक आवाज़ से कि रिया कम तो मेरे पास आ जाता है। तब मुझे रियलाइज़ हुआ बात मानती है और जैसे माहौल में मैं इससे डालूंगा ये वैसे ही हो जाएगी। वो कंपटीशन हुआ था 2023-24 में, लखनऊ में आरपीएफ के अंडर में हुआ था वहाँ पे। तो पहली बार जब रिया वहाँ गई थी तो वहाँ दूसरी ब्रीड्स भी आई थी, तो वहाँ पे लोग देख के हंसने लग पड़े कि ये कौन सी ब्रीड आ गया। बीएसएफ पहली बार स्वदेशी श्वान को लेके गई थी वहाँ पे और इसके काम को देख के वहाँ पे तमाम हैंडलर्स, टीमें और यहाँ तक के जज भी हैरान हो गए थे इनके परफॉर्मेंस को देख के। और जब चैंपियन बनी, गोल्ड मेडल जीती। 31 अक्टूबर को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती यानी राष्ट्रीय एकता दिवस परेड में गुजरात के एकता नगर में बीएसएफ की विशेष टुकड़ी सिर्फ भारतीय नस्लों के साथ मार्च करेगी। वैसे मुझे 31 अक्टूबर का भी इंतजार है। यह लौह पुरुष सरदार पटेल की जयंती का दिन है। इस अवसर पर हर वर्ष गुजरात के एकता नगर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के समीप विशेष समारोह आयोजित किए जाते हैं। यहीं पर एकता दिवस परेड भी होती है और इस परेड में फिर से भारतीय श्वानों के सामर्थ्य का प्रदर्शन होगा। आप भी मौका निकालकर इसे जरूर देखिएगा। मेरे प्यारे देशवासियों, सरदार पटेल जी की 150वीं जयंती का दिन पूरे देश के लिए एक बहुत विशेष अवसर है। यही नहीं, इस बार राष्ट्रीय एकता दिवस बेहद ऐतिहासिक होने जा रहा है। भारत सरकार की तरफ से गुजरात के केवडिया में आयोजित होने वाले इस समारोह में देश भर से चयनित राज्यों और विभागों की झांकियों का प्रदर्शन किया जाएगा। इस मौके पर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। गृह मंत्रालय,
भारत सरकार के सिलेक्शन कमेटी ने 13 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित बैठक में 3D मॉडल्स के निरीक्षण के बाद 10 राज्यों और विभागों की झांकियों का चयन किया है। इस साल जिन राज्यों और संगठन की झांकियों का चयन हुआ है उनमें राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, NDRF, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, NSG, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर, पुदुचेरी, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, मणिपुर और उत्तराखंड की झांकियां शामिल हैं। यानी BSF की भारतीय K9 यूनिट के साथ अलग अलग राज्यों की झांकियां राष्ट्रीय एकता दिवस को और खास बनाने वाली हैं। तेजस्वी यादव पर बड़े भाई तेज प्रताप यादव का बड़ा हमला। लालू यादव के बड़े बेटे का छोटे भाई पर निशाना। पिताजी की वजह से तेजस्वी यादव बने हैं, ये तेज प्रताप की तरफ से कहा गया। तेजस्वी पर पिताजी की छत्र छाया है। पिताजी ना होते तो तेजस्वी नेता ना बन पाते। तेज प्रताप यादव का खेसारी लाल यादव पर भी निशाना और उन्होंने कहा कि खेसारी लाल नचनिया ही तो हैं और खेसारी नाचते हैं तभी तो जनता आती है। बिहार चुनाव जहां अब तक मुख्यतः चुनाव होता था आरजेडी और बीजेपी के बीच, लेकिन आज बीच में एक दीवार और है और उनका नाम है तेज प्रताप यादव। महुआ से चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे साथ हैं तेज प्रताप जी। नायक कौन, खलनायक कौन इस चुनाव में? नायक कौन है इस चुनाव में? मैं किसको मानूं क्या नायक है तेज प्रताप के अकॉर्डिंग? नायक जो है इस महुआ की पूरी जनता है। अच्छा, हम उसके सेवक हैं। क्यों फिर तेजस्वी यादव को और उनकी पार्टी को लगता है कि वो नायक है? पोस्टर लगा दिए बड़े बड़े आपके छोटे भाई ने। तो जिसको लगता है वो जाने अपना। नहीं तो नायक है वो जनता नायक बनाता है। नहीं, आपने एक बयान दिया था कि वो नायक, हाँ, जनता नायक बनाता है। आपने कहा था कि अभी तक लालू यादव नायक थे, लालू यादव के अलावा कोई नायक नहीं हुआ। वो तो जननायक तो वो है, वो जननायक है। तो ये मानते हैं कि अभी तेजस्वी जी को टाइम लगेगा। टाइम लगेगा? आपको लगता है वो परिपक्व नहीं हुए? परिपक्व नहीं, अभी पिताजी का छत्र छाया है उनके ऊपर। अच्छा, अपने बलबूते पे आएंगे तब हम मानेंगे कि हाँ मेरे भाई हैं। अब आप अलग हो गए हैं, आप पर लेकिन इस तरीके के कोई अभी छत्र छाया नहीं है। आप मानते हैं आप अलग? गलत बात है, हमारे ऊपर छत्र छाया पूरी बिहार की जनता और खासकर महुआ की जनता का है। तो कितने वोटों से इस बार महुआ जीतेंगे? कितने वोटों से महुआ जीतेंगे? महुआ के लोग से पूछ लीजिए ना, हम वोट नहीं करेंगे, महुआ के वोटर हैं ये लोग। बड़ी जीत होगी आप लोगों की एकदम, रिकॉर्ड मत वोट से आगे। लेकिन तेजस्वी यादव इस बार मुस्लिम वोटर से क्या दूर जा रहे हैं? वो लोग आपके कोर वोटर थे। देखिए क्या वोटर हैं, कौन दूर जा रहा है, कौन क्या हो रहा है। हम तो दूर नहीं जा रहे हैं मुस्लिम वोटर से। आपसे बात करते हैं मुस्लिम वोटर? एकदम, बातचीत होती है सबसे? एकदम, सबसे बातचीत होती है। क्योंकि सबने कहा कि उप मुख्यमंत्री एक मुस्लिम उम्मीदवार। सबसे बड़ा फैक्टर ये है, यहाँ पे महुआ में सारे जाति, सारे बिरादरी, सारे लोग वोट करेंगे इस बार। तो केवल जात और पात नहीं देख रहा है यहाँ का लोग, यहाँ का लोग काम देख रहा है। यहाँ का लोग को काम चाहिए और हमने इसका सबूत है जो कि मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया है। कई एक ऐसी सड़कें हैं जिसको हमने निर्माण कराने का काम किया है महुआ में। आजादी के बाद से यहाँ विकास नाम का कोई नींव नहीं रखा गया था, हमने शुरुआत किया है यहाँ महुआ में। माता पिता छठ रखते हैं, माँ छठ रखती है अपने बच्चों के लिए। आपका पहला छठ है जिसमें आप अपनी माँ के साथ नहीं बातचीत कर पाए होंगे। लगा इस छठ पे खालीपन था? माता जी हमारी अस्वस्थ रहती हैं और शुगर वगैरह है उनको। इस बार नहीं रख रही। तो इस बार नहीं, बहुत दिन से नहीं कर रही है। तो और लोग हैं हमारे लोग जो छठ व्रत कर रहे हैं बिहार में, अपने महुआ के लोग हैं, सब लोग हैं। तो समझिए जब अपने ही घर में हो रहा है, इसको अपना ही घर मानते हैं हम। अब एक मुझे परिपक्व नेता दिखाई दे रहा है। मैंने पिछली बार जब आपसे बात की थी तब आप दिल खोल के बात कर रहे थे, लेकिन इस बार आप राजनीति वाली भाषा बोल रहे हैं। देखिए तो हम तो बिजनेस वाला भाषा बोल नहीं सकते हैं। अब आप राजनीति वाला भाषा बोलेंगे कि एकदम। महुआ में दो जोड़ी अभी फेमस है, कृष्ण की या बलराम की। बलराम के भूमिका में सत्येंद्र जी हैं यहाँ सामने, और कृष्ण के भूमिका में हम हैं यहाँ।
पप्पू यादव से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि आरजेडी अब वो आरजेडी नहीं है क्योंकि वहां पर हरियाणा से आए एक व्यक्ति ने कब्जा किया, संजय यादव ने कब्जा किया। मानते हैं ऐसा है? पप्पू यादव तो सही बात बोल रहे हैं। संजय यादव ने कब्जा किया है? पप्पू यादव ने सही बात किया है। हाँ। पप्पू यादव जी ने जो बात कहा जयचंदों के बारे में तो सही बात कहा है। जयचंद है वो? हम जयचंद ही बोलते हैं, हम नाम तो लेते नहीं है। हाँ। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।